हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बताइए कैसी चल रही है तैयारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा का टाइम बहुत नज़दीक हो चुका है और समय बहुत कम है, बहुत सारा पढ़ना है। तो इसी में आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है वेक्टर के लिए, है ना। क्लास 12th है ना, CBSE बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, सिर्फ मैथ के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वेक्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले वेक्टर सदिश। सदिश क्या होता है? सा मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अर्थात सदिश का निरूपण। देखिए सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक भौतिक राशि है, कोई अदिश राशि है ए अदिश राशि है। इस पर जब हम जैसे ही दिशा दिए, पहले तो परिमाण था ए, कुछ भी हो सकता है ए का वैल्यू, उसमें हम जैसे ही उसके ऊपर एरो दिए, तीर दिए, वो परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो गया और वो सदिश राशि में कन्वर्ट हो गया, ए वेक्टर हो गया। या तो हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए लिख दिए उसके ऊपर डैश दे दिए, ये भी आपका सदिश निरूपण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिति सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं बच्चों। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, जरा समझिएगा। ये मान लीजिए मूल बिंदु है, वो एक वेक्टर निकला है मूल बिंदु से जिसका नाम ओ ए वेक्टर है, और ये वेक्टर इस दिशा में निकला है ओ बी वेक्टर, और एक और मान लेते हैं इस दिशा में ओ सी वेक्टर। तो एक ही बिंदु से निकले सदिश को हम स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर आपका स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, ओ बी वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर, और ओ सी वेक्टर भी आपका पोजीशन वेक्टर है। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन सदिश, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसको कहते हैं बच्चों? विस्थापन सदिश। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका मान लीजिए मूल बिंदु से निकला है, ओ ए सदिश स्थिति सदिश है, ओ बी सदिश स्थिति सदिश है, लेकिन ए बी जो सदिश है वो आपका विस्थापन सदिश है। तो आप कह सकते हैं कि दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन सदिश कहलाती है। या फिर विस्थापन सदिश को निकालने का तरीका होता है, ए बी वेक्टर अगर आप निकाल रहे हैं तो अंत में देखिए बी वेक्टर है ना, अंत में देखिए बी है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर एरो लिखा हुआ है तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है जिस तरफ एरो रहता है उसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर किसी भी वेक्टर पर, अगर किसी भी राशि पर, अदिश राशि पर या कुछ भी हो, उस पर अगर वेक्टर लगा हुआ है जिसका मतलब ए से स्टार्ट हुआ है बी पर जाकर ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। तो अंत में देखिए बी है, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये है आपका विस्थापन सदिश निकालने का सूत्र। ए बी वेक्टर बराबर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर जब भी निकलता है, अर्थात स्थिति सदिश किसको कहते हैं? जो मूल बिंदु से निकलता है। तो मूल बिंदु ओ होता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब हो गया ओ बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब हो गया ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मान निकल गया ओ बी माइनस ओ ए। सपोज कर लीजिए अगर हम सी डी वेक्टर निकाल रहे हैं, सी डी वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? अंत में देखो डी है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सॉरी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ डी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ सी वेक्टर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगर पी क्यू विस्थापन सदिश है, इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंत में क्यू है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश का मापांक, सदिश का मापांक। मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखिए सदिश का मापांक, मान लीजिए कोई भी सदिश है, उसका अगर हम दोनों तरफ अगर हम लाठी दे दिए या खंभा खड़ा कर दिए तो समझ जाइए वो सदिश का मापांक हो गया। और किसी भी सदिश का मापांक जो होता है ना वो अदिश राशि होता है। यहाँ पर ए वेक्टर का मापांक निकाले तो ए निकला, मॉडुलस निकाले तो ए निकला, अर्थात अदिश राशि निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अर्थात एकक सदिश या मात्रक सदिश, इसको मात्रक सदिश भी कह सकते हैं। किसको कहते हैं मात्रक सदिश बच्चों, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जिसका मॉड्यूलस क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, उसे हम एकक सदिश कहते हैं। एकक सदिश को हम एक कैप के द्वारा सूचित करते हैं ना। किसी के ऊपर अगर यूनिट, किसी के ऊपर अगर कैप दे देंगे तो समझ जाइए वो यूनिट वेक्टर है, एक कैप के द्वारा सूचित करते हैं। और ए कैप का फॉर्मूला होता है बच्चों ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड होता है ये यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर, किसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर बच्चों। समांतर सदिश किसको कहते हैं, तो बोलेंगे दो ऐसे सदिश है ना जिसका परिमाण कुछ भी हो। देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो। इसका नाम ए वेक्टर लिख दिए, इसका नाम बी वेक्टर लिख दिए, तो ये दोनों के दोनों समांतर सदिश है। क्यों, परिमाण कुछ भी हो, दिशा नियत होना चाहिए। बोलेंगे दो ऐसे सदिश जिसका परिमाण कुछ भी हो परंतु दिशा क्या हो बच्चों, नियत हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर सदिश कहते हैं, उसे हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर हो गया लेमडा बी वेक्टर, ये है समांतर सदिश को सूचित करने का तरीका या फॉर्मूला। ए वेक्टर बराबर हो गया लेमडा बी वेक्टर। अब लेमडा क्या है, यहाँ पर कोई अचर पद है, जैसे कि हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर 4/3 बी वेक्टर। यहाँ पर देखिए 4/3 क्या है बच्चों, 4/3 अचर पद है, समझ रहे हैं ना। तो अचर पद अगर किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो समझ जाइए कि वो समांतर सदिश। जैसे कि ए वेक्टर बराबर 4/3 बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर से कोई अंक संख्या गुना हो रहा है, 4/3 गुना हो रहा है, तो ये समांतर सदिश हो गया। चलिए समांतर सदिश के बाद हम लोग पढ़ेंगे समान सदिश। समान सदिश किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर। किसको कहते हैं इक्वल वेक्टर, बोलेंगे दो ऐसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, दोनों नियत हो, उसे हम समान सदिश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ये दोनों के दोनों क्या है, समान सदिश है। कौन सदिश है बच्चों, समान सदिश है। आगे बढ़ते हैं। समान सदिश के बाद हम लोग पढ़ेंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश कहिए या फिर ऋणात्मक सदिश कहिए, किसको कहते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर या फिर निगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, देखो दो सदिश है लेकिन दोनों की दिशा क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ए वेक्टर की दिशा देखिए इस तरफ है, ए वेक्टर की दिशा इस तरफ है, लेकिन बी वेक्टर की दिशा देखिए उसके अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो दो ऐसे सदिश जिसका परिमाण चाहे समान हो या वो समान, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिशा अगर विपरीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं, निगेटिव वेक्टर कहते हैं। अर्थात ए वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी वेक्टर। ये आपका विपरीत सदिश हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और वेक्टर है जिसको हम कहते हैं शून्य सदिश।
शून्य सदिश किसको कहते हैं बच्चों? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम कौन सदिश कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। और शून्य सदिश को किसी पॉइंट या बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट या बिंदु के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आ रही है समझ में? चलिए इसको आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सपोज कर लीजिए ये 3 एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये क्या है बच्चों? जेड अक्ष है। क्या आपको दिख रही है? कितने अक्ष बनाए हमने? 3 अक्ष बनाए, एक्स वाई जेड। आप किसी भी कोना को देखिएगा ना, किसी भी कोना को, तो आपको 3 अक्ष आसानी से नजर आ जाएगा, है ना। एक पृथ्वी तल के समांतर एक्स अक्ष है, उसके लंबवत वाई अक्ष और एक आपके तरफ जो गया हुआ है। तो आपके तरफ तो हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ दिखता ही नहीं, हवा में तो लाइन खींचा ही नहीं जा सकता, तो हम इसको ऐसे दर्शा दिए। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक्स अक्ष में एकक सदिश है यानी यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर है जे कैप और जेड अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर है के कैप। ठीक है ना। और एक पॉइंट है जिसका नाम मान लेते हैं हम पी। ये पॉइंट ओरिजिन है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु। और ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु का निर्देशांक है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, अर्थात ये एक्स अक्ष से एक्स दूरी पर है, वाई अक्ष से वाई दूरी पर, जेड अक्ष से जेड दूरी पर। ठीक है, तो मूल बिंदु से जो पी की दूरी है बच्चों, मूल बिंदु से जो पी की दूरी है उसको हमने, है ना, मान लिया आर वेक्टर। क्या मान लिया? आर वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो ओपी की जो स्थिति सदिश होगी, ओपी मतलब स्थिति सदिश, मूल बिंदु से निकला सदिश, स्थिति सदिश होगा जिसको हम आर वेक्टर भी कह सकते हैं। आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? तो जब भी स्थिति सदिश पूछे किसी भी निर्देशांक का, एक्स वाई जेड है यहाँ पे निर्देशांक, जब भी निर्देशांक का, है ना, हमसे स्थिति सदिश पूछे तो क्या करना है ना, उसमें हमको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। एक्स अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप है तो एक्स आई कैप हो जाएगा, वाई अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप है तो वाई जे कैप हो जाएगा और जेड अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप है तो जेड के कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हमको अगर इस ओपी वेक्टर का, है ना, मापांक निकाले या मॉडुलस निकाले तो क्या निकलेगा बच्चों? आई का गुणांक एक्स स्क्वायर हो गया, जे का गुणांक वाई स्क्वायर हो गया, के का गुणांक जेड स्क्वायर हो गया, इस पर रूट। तो ये है मापांक निकालने का सूत्र, अंडर रूट आई का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर प्लस जे का गुणांक वाई स्क्वायर प्लस के का गुणांक जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना है बच्चों, मान लीजिए ए क्या है? अदिश राशि है, इस पर वेक्टर दिए, ये सदिश राशि हो गया, इसका हमको अगर मॉडुलस निकालना है या परिमाण निकालना है तो क्या होगा? किसी भी सदिश का अगर आप मापांक निकालिएगा तो प्राप्त राशि हमें अदिश ही मिलेगा। कोई भी सदिश है उसका जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों? प्राप्त राशि हमें अदिश का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अदिश का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। मोड नहीं है, ब्रैकेट है ये। तो किसी भी सदिश का जो वर्ग होता है वो अदिश का वर्ग होता है। ठीक, ये दो बात आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए बच्चों कि इस दिशा में एक वेक्टर है ए, इस दिशा में एक वेक्टर है बी और दोनों के बीच का कोण है थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या है बच्चों? थीटा। तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा। ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अब हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं अदिश गुना, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए सपोज कर लीजिए हम आई यूनिट वेक्टर का डॉट कर रहे हैं। ठीक है, आई डॉट आई कर रहे हैं। अब हम आई डॉट आई कर रहे हैं तो देखिए आई और आई के बीच कितना डी कोण बन रहा है? आई अपने साथ कितना डी कोण बना रहा है? 0 डी कोण बना रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये फॉर्मूला ए डॉट बी आई डॉट आई, तो आई का मोड फिर आई का मोड आई कैप का मोड फिर कॉस और थीटा की जगह हो जाएगा कॉस 0। देखिए आई क्या है? आई क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर। और किसी भी यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। तो
परिमाण जिसका एक हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आई जे के कैप यूनिट वेक्टर, इसका परिमाण कितना होगा, एक होगा, मॉडुलस कितना होगा, एक होगा, cos 0 का वैल्यू कितना होगा, एक होगा, सबको गुना करोगे कितना होगा, एक होगा, तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना होगा, एक होगा। इसी प्रकार अगर हम जे डॉट जे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। कैसे, तो देखो जे कैप का मोड, फिर जे कैप का मोड, फिर कॉस और थीटा का मान हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जे और जे के बीच जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा। तो जे कैप डॉट जे कैप, जे वेक्टर का यूनिट वेक्टर 1 हुआ, इसका यूनिट वेक्टर 1 हुआ, कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ, तो सब गुना होगा तो कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार के डॉट के का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो हम क्या देख सकते हैं, दज इसी प्रकार आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा सेम डॉट प्रोडक्ट जो होता है, सेम डॉट प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, ए डॉट ए क्या होगा 1, बी डॉट बी क्या होगा 1, सी डॉट सी क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, आई क्रॉस सॉरी है ना, आई डॉट जे निकाल रहे हैं, मतलब आई का जे के साथ डॉट, आई का जे के साथ डॉट, आई का जे के साथ डॉट। तो क्या हो जाएगा, आई का मोड, जे का मोड और कॉस, थीटा का क्या हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, तो आई और जे के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। आई और जे के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए आई क्या यूनिट वेक्टर, इसका परिमाण 1 हो गया, जे क्या यूनिट वेक्टर, इसका परिमाण 1 हो गया, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो आई डॉट जे का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 0। इसी प्रकार जे डॉट के क्या होगा बच्चों, जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी क्या होगा बच्चों, के डॉट आई बोलो बोलो बोलो, के डॉट आई भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जे और के बीच 90 डिग्री कौन बनेगा, जे का मोड, के का मोड, कॉस 90 0 सब 0, ठीक है। इसी प्रकार के का मोड, आई का मोड, फिर कॉस 90 0 सब 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी प्रकार बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, आई डॉट जी बराबर जी डॉट की बराबर की डॉट आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया, आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, कुछ हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ए वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। चलिए हमको क्या करना है बच्चों, हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट। कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले जो दिया है लिख दीजिए, ए वेक्टर का मान दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलिए बी वेक्टर का मान दिया हुआ है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमको निकालना क्या है बच्चों, ए डॉट बी। चलिए निकालिए, देखिए आपको करना क्या है, यहीं पर मल्टीप्लाई कर देना, आई डॉट आई 1 होता है 6 चौके 24 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 दूनी 4, जे डॉट जे 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, के डॉट के 1 हो गया, 24 4, 24 में 4 जाएगा बच्चों, 24 में 4 जाएगा, जल्दी बोलो 20 है ना, 20 माइनस 3 कितना हो गया आंसर 17। कोई दिक्कत, ये था डॉट प्रोडक्ट, आसानी से समझ गए। चलिए डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज फॉर डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब हुआ बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। डॉट प्रोडक्ट जो है क्रम विनिमय नियम का क्या करती है। चलिए अगला प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए बच्चों, तो सपोज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, इसका मतलब एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर। देखिए
सपोज कर लीजिए कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, मतलब एक वेक्टर है ए और उस पर दूसरा वेक्टर है बी। बी क्या है? दूसरा वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे पर लंब है, यानी बताओ बच्चों थीटा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तब हम अगर ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos 90, तो ए वेक्टर का मोड ए, बी वेक्टर का मोड बी, cos 90 का वैल्यू बच्चों 0, तो सब क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाता है 0। कब हो जाता है? जब ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब हो। जब ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब हो तब 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 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होता है? 0। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो जाए, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाए? एक दूसरे के समांतर, यानी थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाए? समांतर हो जाएंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री हो जाएगा। तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos 0, ए वेक्टर का मोड वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो, एकक सदिश कराता है। तो चलिए ए वेक्टर का मोड ए है, बी वेक्टर का मोड बी है, cos 0 का वैल्यू कितना बच्चों? 1 है। तो क्या हो जाएगा? बताओ 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 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी गुना 1, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी हो जाएगा। कब? जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, थीटा 0 डिग्री हो। तो याद रखिएगा बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी। ठीक है, आगे बढ़े। सपोज कर लीजिए थीटा अगर मान लीजिए 180 डिग्री हो गया, मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। तब हम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? cos 180 को लिख सकते हैं हम cos 90 प्लस 90। अब देखिए 90 डिग्री में क्या हो जाता है? चेंज, थीटा का मान चेंज हो जाता है। तो cos 90 प्लस 90 इसका हो जाएगा sin 90, और cos 90 प्लस थीटा होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस sin 90 हो गया, और माइनस sin 90 का मतलब -1 हो गया। तो याद रखिएगा बच्चों क्या निकल गया? मेरा वैल्यू निकल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, देखिए ए वेक्टर का मोड ए हो गया, बी वेक्टर का मोड बी हो गया, cos 180 का वैल्यू क्या हो गया? -1, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर निकल गया -ab। याद रहा? तो कितनी प्रॉपर्टीज बताएं? पहली प्रॉपर्टीज है ना डॉट प्रोडक्ट है ना, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हो। अगर दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो, अर्थात ए लंब बी हो, अर्थात थीटा 90 डिग्री हो, तब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ए डॉट बी 0 होता है। थीटा 0 डिग्री हो, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, तब हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी, उसका वैल्यू होगा ए बी। जब थीटा 180 डिग्री अर्थात दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो, अर्थात कोण 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो, तब ए डॉट बी का मान क्या होता है? -ab होता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। मिटा दो इसे। समझ में आ रही है ना? बोलो, अरे बोलो, आ रही है समझ में? चलिए 10.3 का बोलोगे सर? 10.2 10.1 बता देंगे। फिलहाल जो पढ़ा रहे थे उससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान दीजिए, सारा कंप्लीट होगा। ए और बी के परिमाण, ए वेक्टर का मोड है √3, बी वेक्टर का मोड है 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू है √6। तो पूछ रहा है फाइंड बिटवीन एंगल ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या निकालना है? कोण निकालना है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। आप जानते हो क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा होता है,
डॉट कितना दिया हुआ है √6, ए वेक्टर का मोड कितना दिया हुआ है √3, बी वेक्टर का मोड कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। एक सेकेंड, यस सही है। और कॉस थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा। सॉरी बच्चों, देखिए अब क्या होगा, √6 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 2 कॉस थीटा। ये √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये √2/2 हो गया इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, √2 का √2 हो गया, 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 1/√2, ठीक है। कॉस का कॉस, थीटा का थीटा, 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस π/4 लिख सकते हैं, कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, π/4 आंसर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना निकल गया, 45 डिग्री, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको हम जहाँ तक पढ़ाएं, समझाएं, सिखाएं, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।